इस इस संस्मरणात्मक रेखा चित्र में लेखिका कहती है कि भक्तिन का कद छोटा, वो शरीर दुबला था, उसके होठ पतले थे, वह गले में कंठी माला पहनती थी। उसका नाम लक्ष्मी था, परंतु उसने लेखिका से यह नाम प्रयोग न करने की प्रार्थना की। उसकी कंठी माला को देखकर लेखिका ने उसका नाम भक्तिन रख दिया। सेवा धर्म में वह हनुमान से स्पर्धा करती थी। मैंने जैसे हनुमान राम के भक्त थे और उनकी सेवा करते थे, वो इस तरह से महादेवी वर्मा की लेखिका की सेवा करती थी। वह लक्ष्मी नाम से संबोधित करने के लिए इसलिए मना करती थी कि उसने धन के लिए बहुत संघर्ष किया अपने जीवन में। वो उसका नाम जो था उसके जीवन के यथार्थ से बिल्कुल विपरीत था। उसके अतीत के बारे में यही पता चलता है कि वह ऐतिहासिक झूसी के गांव के प्रसिद्ध अहिर की इकलौती बेटी थी। उसका लालन पालन उसकी सौतेली माँ ने किया। 5 वर्ष की उम्र में उसका विवाह हंडिया गांव के एक गोपालक के पुत्र के साथ कर दिया गया। 9 वर्ष की उम्र में गौना हो गया। भक्तिन की विमाता ने उसके पिता के मृत्यु का समाचार देर से भेजा। सास ने रोने पीटने के अपशगुन से बचने के लिए उसे पीहर यह कहकर भेज दिया कि वह बहुत दिनों से गई नहीं है। मायके जाने पर विमाता के दुर्व्यवहार तथा पिता की मृत्यु से व्यथित होकर वह बिना पानी पिए ही घर वापस चली आई। घर आकर सास को खरी खोटी सुनाई तथा पति के ऊपर गहने फेंककर अपनी व्यथा व्यक्त की। यानी उसके मन में इस बात का इतना कष्ट था कि उसके पिता की मृत्यु की सूचना उसे नहीं दी गई। यह व्यथा, यह कष्ट वो इस व्यवहार के माध्यम से अभिव्यक्त करती है। भक्तिन को जीवन के दूसरे भाग में भी सुख नहीं मिला। उसके लगातार 3 लड़कियां पैदा हुई। जीवन का दूसरा भाग अर्थात पहला भाग पीहर का, पिता के घर का, और दूसरा भाग पति के घर का। और 3 लड़कियों के होने के बाद सास व जेठानियों ने उसकी उपेक्षा करनी शुरू कर दी। इसका कारण यह था कि सास के 3 कमाऊ बेटे थे तथा जेठानियों के काले काले पुत्र थे। जेठानियां बैठकर खाती तथा घर का सारा काम, चक्की चलाना, कूटना, पीसना, खाना बनाना आदि कार्य भक्तिन करती। छोटी लड़कियां गोबर उठाती तथा कंडे थापती थीं। खाने के मामले में भी भेदभाव था। जेठानियां और उनके लड़कों को भात पर सफ़ेद राब, दूध व मलाई मिलती तथा भक्तिन को काले गुड़ की डली, मट्ठा तथा लड़कियों को चने बाजरे की घुघरी मिलती थी। जैसे कि लड़के लड़कियों में उस समाज में भेदभाव किया जाता था, तो खाने पीने हर जगह वो भेदभाव किया जाता था। इस पूरे प्रकरण में भक्तिन के पति का व्यवहार अच्छा था। उसे अपनी पत्नी पर विश्वास था। पति प्रेम के बल पर ही वह अलग हो, इस पूरे प्रकरण अलग हो गई। उसका पति जो था उसका साथ देता था, इसलिए वो अपने परिवार के इस दुर्व्यवहार के कारण परिवार से अलग रहने लगी। अलग होते समय अपने ज्ञान के कारण उसे गाय भैंस, खेत खलियान, अमराई के पेड़ आदि ठीक ठाक मिल गए। यानी कि इस बात का उसे ज्ञान था कि उसका कितना अधिकार है इस परिवार में। उस ज्ञान के आधार पर उसने पूरे अधिकार को प्राप्त कर लिया। परिश्रम के कारण घर में समृद्धि आई। वह मेहनती भी थी, बुद्धिमान भी थी, जिसके कारण धन धान्य से संपन्न हो गई। पति ने बड़ी लड़की का विवाह धूमधाम से किया। इसके बाद वह 2 कन्याओं को छोड़कर चल बसा। इस समय भक्तिन की आयु 29 वर्ष की थी। उसकी संपत्ति देखकर परिवार वालों के मुंह में पानी आ गया। यानी कि उनकी जो बुरी नज़र उसकी धन संपत्ति पे पड़ गई। उन्होंने दूसरे विवाह का प्रस्ताव किया तो भक्तिन ने स्पष्ट मना कर दिया गया। उसने केस कटवा दिए तथा गुरु से मंत्र लेकर कंठी बांध ली। उस समय इस तरह की कुप्रथा थी कि स्त्रियों को विधवा होने पर उनके बाल कटवा दिए जाते थे। ये काम भक्तिन ने स्वीकार कर लिया, लेकिन उसने दूसरा विवाह नहीं किया क्योंकि वो उसका दुष्परिणाम जानती थी। उसने दोनों लड़कियों की शादी कर दी और पति के चुने दामाद को घर जमाई बना रखा। यानी कि जिस लड़की का विवाह उसके पति ने किया था, उसके उस दामाद को उसने अपना घर जमाई बना रखा था।
जीवन के तीसरे परिच्छेद में दुर्भाग्य ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। तीसरा परिच्छेद यानी कि पहला उसका कुमारावस्था अपने पिता के घर, दूसरा पति के घर, और पति की मृत्यु के बाद उसके जीवन का तीसरा पक्ष शुरू होता है जहां वो अपनी जिम्मेदारियों से निवृत्त हो प्रौढ़ावस्था के बाद वृद्धावस्था की तरफ चलती है, बढ़ती है। इस तीसरे परिच्छेद में उसकी लड़की भी विधवा हो गई। जीवन के अंतिम परिच्छेद में भक्तिन है। घुटी हुई चांद, मैली धोती तथा गले में कंठी पहने वह लेखिका के पास नौकरी के लिए पहुंची और उसने रोटी बनाना, दाल बनाना आदि काम जानने का दावा किया। अब वो उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी। वह अपना गांव छोड़कर अब काम की तलाश में निकली और जिस बदहाल स्थिति में वह लेखिका से मिली उसका वर्णन, उसका चित्र शब्दों के माध्यम से यहाँ लेखिका ने खींचा है। नौकरी मिलने पर उसने अगले दिन स्नान करके लेखिका की धुली धोती भी जल के छींटों से पवित्र करने के बाद पहनी, क्योंकि वह साफ सफाई, पूजा पाठ, नियम व्रत में बड़ा विश्वास रखते थे। निकलते सूर्य वो पीपल को अर्घ दिया, 2 मिनट जप किया और कोयले की मोटी रेखा से चौके की सीमा निर्धारित करके खाना बनाना शुरू किया। यानी कि उसने एक रेखा खींच दी कि इसके अंदर कोई नहीं आ सकता, आना वर्जित है। भक्तिन छूत पाक को मानने वाली थी। लेखिका ने समझौता करना उचित समझा। लेखिका को लगा कि चलो जैसे भी काम तो कर रही है, इसलिए लेखिका ने समझौता कर लिया कि चलो अपने नियमों पर आधारित ही सही ये काम करती रहे। भोजन के समय भक्तिन ने लेखिका को दाल के साथ मोटी काली चित्तीदार 4 रोटियां परोसी तो लेखिका ने टोका। उसने अपना तर्क दिया कि अच्छी सेकने के प्रयास में 2 रोटियां अधिक कड़ी हो गई हैं। जब लेखिका ने रोटियों पे टिप्पणी की कि रोटियां जो हैं वो अच्छी नहीं हैं, तो वो हर बात का जवाब उसके पास रहता था। उसने उत्तर दिया कि कड़ी आंच के कारण रोटियां जो है वो ज़्यादा सेकने के कारण रोटियां जो है वो कड़ी हो गई हैं। उसने सब्जी न बनाकर दाल बना दी। इस खाने पर प्रश्नवाचक दृष्टि होने पर वह आमचूर्ण, लाल मिर्च की चटनी या गांव से लाए गुड़ का प्रस्ताव रखा। उसने लेखिका की नज़रों को देख के ये समझ लिया कि इस खाने से वो संतुष्ट नहीं है। तब उसने अपनी तरफ से अपने गांव से लाए हुए आमचूर की चटनी या गुड़ का प्रस्ताव रखा कि क्या मैं इन दोनों में से कुछ लाके और दे दूं। भक्तिन के लेक्चर के कारण लेखिका रूखी दाल से एक मोटी रोटी खाकर विश्वविद्यालय पहुंची और न्याय सूत्र पढ़ते हुए शहर और देहात के जीवन के अंतर में विचार करने लगी। लेखिका ने वैसे ही आधा अधूरा खाया, क्योंकि वो जिस बात पे प्रश्न करती उसका तर्क सहित उत्तर भक्तिन दे देती। गिरते स्वास्थ्य व परिवार वालों की चिंता निवारण के लिए लेखिका ने खाने के लिए अलग व्यवस्था की, किंतु इस देहाती वृद्धा की सरलता से वह इतना प्रभावित हुई कि वह अपनी असुविधाएं छिपाने लगी। लेखिका को खाने में कोई संतुष्टि नहीं होती थी, फिर भी वो भक्तिन के सरल व्यवहार के कारण वो अपनी असुविधाएं छिपाने लगी। उसके बनाए हुए खाने में लेखिका को असुविधा होती थी, फिर भी वो अपनी अभिव्यक्ति नहीं देती कि वो उसके व्यवहार से प्रभावित थी। परंतु भक्तिन को शहर की हवा नहीं लगी। उसने लेखिका को ग्रामीण खाना खाना सिखा दिया। भक्तिन जो है वो लेखिका के अनुरूप नहीं बदली, लेकिन लेखिका को उसने अपने तर्कों के माध्यम से अपने अनुरूप बना लिया और देहाती खाना खिलाने लगी। परंतु स्वयं रसगुल्ला भी नहीं खाया। उसने लेखिका को अपनी भाषा की अनेक दंत कथाएं कंठस्थ करा दी, परंतु खुद आय के स्थान पर जी कहना नहीं सीखा। उसने अपने व्यवहार में किसी तरह का परिवर्तन नहीं किया, किंतु अपने संपर्क में रहते रहते लेखिका को उसने बहुत परिवर्तित कर दिया। भक्तिन में दुर्गुणों का अभाव नहीं था। वह इधर उधर पड़े पैसों को किसी मटकी में छिपाकर रख देती थी, जिसे वह बुरा नहीं मानती थी।
पूछने पर वह कहती कि यह उसका अपना घर ठहरा, पैसा रुपया जो इधर उधर पड़ा देखा संभाल कर रख दिया। यह क्या चोरी है? अपनी मालकिन को खुश करने के लिए वह बात को बदल देती थी। वह अपनी बातों को शास्त्र सम्मत मानती थी। वह अपने तर्क देती थी। लेखिका ने उसे सिर घुटाने से रोका तो उसने तीरथ गए मुड़ाए सिद्ध कहकर अपना कार्य शास्त्र सिद्ध कर बताया। यानी लेखिका ने उसे बाल छिलाने पे मना किया, मुंडन कराने पे मना किया, तो उसने भी ये तर्क दिया कि ये धर्म में लिखा है, धर्म की किताबों में लिखा है। वह स्वयं पढ़ी लिखी नहीं थी। अब वह हस्ताक्षर करना भी सीखना नहीं चाहती थी। उसका तर्क था कि उसकी मालकिन दिन रात किताब पढ़ती है, यदि वह भी पढ़ने लगे तो घर के काम कौन करेगा। उसे पढ़ने लिखने में कोई रुचि नहीं थी। उसे लगता था कि अगर लेखिका दिन रात पढ़ती, मैं भी पढ़ना लिखना सीख जाऊंगी तो घर के काम कौन करेगा। भक्तिन अपनी मालकिन को असाधारणता का दर्जा देती थी। इसी से वह अपना महत्व साबित कर सकती थी। उत्तर पुस्तिका के निरीक्षण कार्य में लेखिका का किसी ने सहयोग नहीं दिया। इसलिए वह कहती फिरती थी कि उसकी मालकिन जैसा कार्य कोई नहीं जानता। वह स्वयं सहायता करती थी, कभी उत्तर पुस्तिकाओं को बांधकर, कभी अधूरे चित्र को कोने में रखकर, कभी रंग की प्याली धोकर और कभी चटाई को आंचल से झाड़कर। वह जो सहायता करती थी उसमें भक्तिन का अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान होना प्रमाणित हो जाता था। यानी कि वो लेखिका के कार्यों में उसकी मदद किया करती थी। लेखिका की किसी पुस्तक के प्रकाशन होने पर उसे प्रसन्नता होती थी। उस कृति में वह अपना सहयोग खोजती थी। उसे कहीं न कहीं लगता था कि मैं जो सेवा कर रही हूँ, इस सहयोग को मुझे भी परिलक्षित होना चाहिए। लेखिका भी उसकी आभारी थी, क्योंकि जब वह बार बार के आग्रह के बाद भी भोजन के लिए न उठकर चित्र बनाती रहती थी, तब भक्तिन कभी दही का शरबत अथवा कभी तुलसी की चाय पिलाकर उसे भूख के कष्ट से बचाती थी। जब लेखिका अपने कामों में रमी रहती और खाने को पे समय से नहीं पहुंचती, तो भक्तिन जो है वो कुछ न कुछ उसे वहाँ उपलब्ध करा उसको भूख के कष्ट से बचाती। भक्तिन में गजब का सेवा भाव था। छात्रावास की रोशनी बुझने पर जब लेखिका के परिवार के सदस्य हिरनी, सोना, कुत्ता, बसंत, बिल्ली, गोधुली भी आराम करने लगते थे, तब भी भक्तिन लेखिका के साथ जागती रहती थी। वह उसे कभी पुस्तक देती, कभी स्याही तो कभी फाइल देती थी। भक्तिन लेखिका के जागने से पहले जागती थी तथा लेखिका के बाद सोती थी। बद्री केदार के पहाड़ी तंग रास्तों पर वह लेखिका से आगे चलती थी, परंतु गांव की धूल भरी पगडंडी पर उसके पीछे रहती थी। लेखिका भक्तिन को छाया के समान समझती थी। युद्ध के समय लोग डरे हुए थे, उस समय वह बेटी दामाद के आग्रह पर लेखिका के साथ रहती थी। युद्ध में भारतीय सेना के पलायन की बात सुनकर वह लेखिका को अपने गांव ले जाना चाहती थी। वहां वह लेखिका के लिए हर तरह के प्रबंध करने का आश्वासन देती थी। वह अपनी पूंजी को भी दांव पर लगाने के लिए तैयार थी। लेखिका का मानना है कि उनके बीच स्वामी सेवक का संबंध नहीं था। इसका कारण यह था कि वह उसे इच्छा होने पर भी हटा नहीं सकती थी और भक्तिन चले जाने का आदेश पाकर भी हंसकर टाल रही थी। वह उसे नौकर भी नहीं मानती थी। भक्तिन लेखिका के जीवन को घेरे हुए थी। भक्तिन छात्रावास की बालिकाओं की चाय बना देती थी। वह उन्हें लेखिका के नाश्ते का स्वाद भी लेने देती थी। वह लेखिका के परिचितों व साहित्यिक बंधुओं से भी परिचित थी। वह उनके साथ वैसा ही व्यवहार करती थी जैसा लेखिका करती थी। वह उन्हें आकर
कवियों के प्रति उसके मन में विशेष आदर नहीं था, परंतु दूसरे के दुख से वह कातर हो उठती थी, यानी कि दुखी हो उठती थी। किसी विद्यार्थी के जेल जाने पर वह व्यथित हो उठती थी। वह कारागार से डरती थी, परंतु लेखिका के जेल जाने पर खुद भी उनके साथ चलने का हठ किया। अपनी मालकिन के साथ जेल जाने के हक के लिए वह बड़े लाड से लड़ने तक को तैयार थी। भक्तिन का अंतिम परिच्छेद है, वह इसे अभी जब इस संस्मरण को लेखिका ने लिखा था, उस समय भक्तिन का जीवन यात्रा अभी समाप्त नहीं हुआ था। वह उसे यहाँ पूर्ण करना चाहती थी लेखिका के पास। और जो आज़ादी की लड़ाई का संघर्ष उस समय चल रहा था, उसमें वो भक्तिन जो थी वो लेखिका का साथ देना चाहती थी। तो भक्तिन जो है वो लेखिका के साथ बिल्कुल छाया की तरह रहती